प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं हूं मनीष शंकर तिवारी, माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान, शासकीय उत्कृष्ट सीएम राइज विद्यालय साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से। और मैं लेकर आया हूं आज लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी वन लाइनर्स। आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय की वन लाइनर्स और उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी इतिहास की किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व। इसके अंतर्गत अध्याय 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यह अध्याय 2 अंकों का है। इसमें निरंकुशवाद की बात कही गई है। एक ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, निरंकुशवाद कहलाता है। यानी कि कोई सरकार है जिसके ऊपर किसी का कोई अंकुश ना हो, वह स्वतंत्र रूप से इस तरह से चले कि किसी की बात सुने ही ना, अपनी मनमानी करे, ऐसी सत्ता या ऐसी सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं और इस व्यवस्था को निरंकुशवाद कहते हैं। यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद 19वीं सदी में अस्तित्व में आए। 19वीं सदी का आरंभ 1801 से 1900 तक माना जाएगा। फ्रांसीसी कलाकार एक हुआ करते थे, फ्रेडरिक सारियू, जो कि चित्रकार थे, जिन्होंने 1848 में 4 चित्रों की श्रृंखला जारी की थी। यह प्रश्न अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों के माध्यम से ऐसे सपनों का संचार रचा था जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। उसके जो चित्र हैं, बड़े ही यूटोपियाई विजन था। सारियू के जो यूटोपियाई विजन है, उसके अनुसार दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं और जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है, जिनके अपने पृथक ध्वज होते हैं। बात आती है यूटोपिया की। यूटोपिया किसे कहते हैं? यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श होता है, इतना आदर्श होता है कि वास्तविकता में उसका साकार होना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। फ्रेडरिक सारियू द्वारा बनाया गया पहला चित्र, जिसमें दर्शाया गया है कि स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार के माध्यम से खड़े हैं और वे स्वतंत्रता की प्रतिमा का वंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में शेबॉन यूनिवर्सिटी में दिए व्याख्यान को निबंध के रूप में छापा गया है। मतलब अर्नेस्ट रेनन ने शेबॉन यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान दिया था, उस व्याख्यान को टाइप किया गया है निबंध के रूप में, और जिसका शीर्षक दिया व्हाट इज नेशन, राष्ट्र क्या है। जनमत संग्रह किसे कहते हैं? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, उसे ही जनमत संग्रह कहते हैं। कक्षा 9 में आपने जो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी, इसकी शुरुआत 1789 से हुई थी और राष्ट्रवाद की शुरुआत 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति से ही मानी जाती है। यूरोप में छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्यों द्वारा क्लब की स्थापना की गई, जिसे जैकोबिन क्लब कहते हैं। आप लोगों ने जैकोबिन क्लब के बारे में कक्षा 9 में विस्तार से पढ़ा हुआ है कि उसके सदस्य कौन हुआ करते थे। रैबमान नाम का एक पत्रकार था जो कि मेंज नामक शहर में रहता था। वह भी जर्मन जैकोबिन क्लब का सदस्य था। नेपोलियन ने एक संहिता जारी की थी, उसे हम नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। यह संहिता 1804 में जारी की गई थी। इससे नागरिक संहिता के प्रमुख बिंदु या प्रमुख बातें थीं: जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त करना, कानून के समक्ष सभी की बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करना, प्रशासनिक विभाजनों को सरलीकृत करना, सरल बनाना, सामंती व्यवस्था को खत्म किया जाना और यातायात तथा संचार व्यवस्थाओं में सुधार करना। आपकी किताब में एक चित्र बना हुआ है। वह चित्र जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने बनाया था, जिसने रंगीन चित्र के माध्यम से फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज्वेब्रकेन शहर पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। एक और चित्र बना है जिसमें नेपोलियन डाक का थैला टांगे हुए आगे बढ़ रहा है, जिसमें नेपोलियन को राइनलैंड का डाकिया के माध्यम से चित्रित किया गया है।
इस चित्र में बताया गया है कि नेपोलियन 1813 में लिप्सिंग की लड़ाई को हारकर फ्रांस वापस आया। ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ऐसा साम्राज्य था जहां पर हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों के लोग निवास किया करते थे, जिनका आपस में कोई मेलजोल नहीं था, जो आपस में एक राष्ट्र के रूप में एकत्र नहीं थे। उनको केवल जोड़ती थी तो राजा के प्रति निष्ठा। हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत ही हम बात करें तो लोम्बार्डी और वेनेशिया नाम के दो प्रांत थे जो इतावली भाषा बोला करते थे, जबकि गालिशिया प्रांत के कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। इनका अध्ययन करते समय आपकी किताब में दिए हुए मानचित्र को अवश्य देखें तो आपको यह अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग कहलाता था और तत्कालीन यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग यही होता था। यूरोप का जो उच्च वर्ग था वह अपने राजनीतिक कार्यों के लिए फ्रेंच भाषा का प्रयोग करता था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जिसमें यह पहली तिथि तो बहुत महत्वपूर्ण है कि नेपोलियाई हमलों की शुरुआत किस अभियान से हुई। तो इसकी शुरुआत नेपोलियन द्वारा इटली पर हमले से हुई, जो कि 1797 में हुआ। 1814 में नेपोलियन का पतन हुआ और 1815 में वियना शांति संधि हुई। यूनान के लिए स्वतंत्रता संग्राम 1821 से आरंभ हुआ, जबकि फ्रांस की अगली क्रांति 1848 से आरंभ होती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है इटली का एकीकरण, जो कि 1859 से लेकर के 1870 तक चला, जबकि जर्मनी के एकीकरण की हम बात करें तो यह 1866 से 1871 तक चलता है। 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो स्लाव नस्ल के लोग रहते थे, उनके अंदर स्लाव राष्ट्रवाद का जो भाव था वह मजबूत हुआ। औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में 18वीं सदी में हुई, जो कि 18वीं सदी के अंतिम दौर की बात है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ क्या कि नए नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आने लगे। इसकी वजह से कुलीन विशेषाधिकार समाप्त हुए तथा शिक्षित और उदारवादी वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए और औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो नया सामाजिक वर्ग अस्तित्व में आया वह कहलाया मध्यम वर्ग। बात आती है उदारवाद की। उदारवाद का जन्म कहां से हुआ इस शब्द का? तो उदारवाद, जो कि अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहा जाता है, यह लैटिन भाषा के मूल शब्द लाइबर से हुआ, जिसका अर्थ होता है आजाद। अर्थात नए वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था आजादी और कानून के समक्ष सभी की बराबरी। जैकोबिन के शासन काल में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त थे। सभी वयस्क पुरुषों को। वयस्कता की जो उम्र की सीमा थी वह 25 वर्ष। 1815 में वाटरलू का युद्ध 5 राष्ट्रों के बीच में, 5 देशों के बीच में लड़ा गया, जिसमें एक देश था फ्रांस और इसका जो युद्ध हुआ था वह है प्रशा, ऑस्ट्रिया, रसिया और ब्रिटेन, इन यूरोपीय शक्तियों के साथ में हुआ था। इसको याद करने के लिए आप PARB पर्व भी याद रख सकते हैं। नेपोलियन की पराजय के बाद सन 1815 में वियना की संधि हुई और इस वियना की संधि का जो मेजबानी करने वाला देश था वह था ऑस्ट्रिया और उस समय वहां का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक। वियना की संधि की प्रमुख शर्तों की अगर अपन बात करें तो उसने बूर्बो राजवंश की सत्ता पुनः बहाल की। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया और नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ बनाया था उसको यथावत बनाए रखा गया। यह एक महत्वपूर्ण बात थी। रूढ़िवाद किसे कहते हैं? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो स्थापित परंपराओं, संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और यह जो है तेज बदलावों की बजाय धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। इसे ही रूढ़िवाद कहते हैं। इटली का एक क्रांतिकारी हुआ जूसेप्पे मैजिनी, जिसे इटली का पितामह भी कहा जाता है। इसका जन्म 1807 में इटली के जेनोवा प्रांत में हुआ था और यह आरंभिक दौर में कार्बोनरी नाम के गुप्त संगठन का सदस्य था। ऑटोमन साम्राज्य में आयरलैंड और पोलैंड के भी कुछ क्षेत्र हुआ करते थे। इसके बाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में फिर से एक बार विद्रोह होता है, जिसे जुलाई क्रांति कहा जाता है। यह जुलाई 1830 में हुई। इसके बाद में यहां पर
फ्रांस में मध्य वर्ग ने अपनी सत्ता कायम की और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। इसकी अध्यक्षता लुई फिलिप के द्वारा की गई। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध टिप्पणी है जो कि मेटरनिक के द्वारा की गई थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति हमें तब दिखाई देती है जब यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ होता है और इस संघर्ष को सहयोग देने के लिए इंग्लैंड से अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन वहां पर चंदा इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और युद्ध लड़ने के लिए यूनान की तरफ प्रस्थान करते हैं। लेकिन 1824 में वहां पहुंचकर उनको बुखार आ जाता है और वे मारे जाते हैं। 1932 में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है जो कि तुर्की और इंग्लैंड के बीच में होती है। एक फ्रांसीसी चित्रकार थे यूजीन डेलक्रोवा, जिन्होंने एक घटना को चित्रित किया था जो कि कियोस द्वीप पर हुई थी। कियोस द्वीप पर तुर्की सेनापति के द्वारा जो हत्याकांड किया गया था, जिसमें हजारों महिला और बच्चे मारे गए थे, उनके रक्त रंजित शवों का और घायलों का चित्र उन्होंने बनाया था। योहान गॉटफ्रीड जर्मनी के एक दार्शनिक हैं जिन्होंने दावा किया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। बात करते हैं ग्रिम बंधुओं की, जिनमें से जैकब ग्रिम का जन्म 1785 में, जबकि उनके भाई विल्हेम ग्रिम का जन्म 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। दोनों भाइयों ने कानून की पढ़ाई करते समय जर्मनी की लोक गाथाओं को इकट्ठा किया हुआ था। इनको उन्होंने जर्मन भाषा में 1821 में 33 खंडों में प्रकाशित भी कराया जो जर्मनी में लोकप्रिय थी, जिन्हें फेरी टेल्स ऑफ ग्रिम ब्रदर्स भी कहा जाता है। नारीवाद किसे कहते हैं? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की सोच पर आधारित महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। नारीवादी संगठन की स्थापना करने वाली एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता लुइजे ऑटो पीट्स थीं, जिन्होंने नारीवादी संगठन की स्थापना की थी। विचारधारा किसे कहते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सरल है, लेकिन इसका उत्तर लिखना थोड़ा कठिन हमको लगता है कि शब्दों में इसको कैसे ढालें। एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाने वाला विचारों का जो समूह होता है उसे हम विचारधारा कहते हैं। जर्मनी के एकीकरण का जो जनक था वह बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने 7 वर्षों में 3 युद्ध लड़े और 1871 में फ्रांस के वर्साय के समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया गया। बात इटली की करें तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली के जो जूसेपे मैज़नी थे, उन्होंने 2 संगठनों की स्थापना की थी, यंग इटली की मार्सेई में और यंग यूरोप की बर्न में। 1831 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीटमांड के राजा विक्टर इमानुअल द्वितीय पर आ गई, जो कि वहां का स्थानीय इटालियन राजा हुआ करता था, और इसके नेतृत्व को आगे बढ़ाया था इटली के प्रधानमंत्री काउंट दा कैमिलो काबूर ने। जब इटली का एकीकरण हुआ 1861 में, तो विक्टर इमानुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। ला टालिया, दक्षिणी इटली के जो निवासी थे वो ला टालिया को विक्टर इमानुअल की पत्नी समझते थे, जबकि यह उनका मिस इंटरप्रिटेशन था, मतलब उनकी व्याख्या गलत थी। इटालिया शब्द को ही ला टालिया के रूप में उच्चारित किया जाता था। एक साझी नस्ल, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिससे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसे नृजाति या एथनिक कहते हैं। इटली के एकीकरण का जो कार्यक्रम था वह जूसेपे मैज़नी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इटली के एक और क्रांतिकारी हुआ करते थे जूसेपे गैरिबाल्डी। ये खुद भी कार्बोनरी दल के सदस्य थे। गैरिबाल्डी मैज़नी के शिष्य हुआ करते थे, जिन्होंने इटली के एकीकरण में बड़ा योगदान दिया। ये पेशे से नाविक थे, इनके पिता नाविक या जहाज रानी के व्यापार से जुड़े हुए थे। गैरिबाल्डी ने एक शक्तिशाली सेना एकत्र की थी जिसका नाम रेड शर्ट आर्मी या लाल कुर्ती दल रखा गया था। गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना की थी। ब्रिटेन के साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट जो थे ये नृजातीय समूह के लोग कहलाते थे।
1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ब्रिटेन का गठन करते हैं और 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम अपने आप में शामिल कर लेता है। बाल्कान भौगोलिक एवं नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि देश शामिल थे और इस क्षेत्र के जो मूल निवासी थे उनको स्लाव कहा जाता था। बाल्कान क्षेत्र जो था वह ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। तत्कालीन समय में जब यह बाल्कान की वहां पर बाल्कनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई, तब तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य को यूरोप का मरीज भी कहा गया। यूरोपीय शक्तियों द्वारा बाल्कान क्षेत्र में अपने शक्ति प्रदर्शन और वहां के क्षेत्रों को कब्जाने की होड़ का परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध। आप लोगों ने उपनिवेशवाद शब्द सुना होगा। यहां पर एक नया शब्द आता है साम्राज्यवाद। तो जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है और शक्ति को बढ़ाने के लिए सेना व अन्य साधनों का प्रयोग करे तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। रूपक किसे कहते हैं? किसी अमूर्त विचार को, अमूर्त मतलब जिसकी कोई छवि ना हो, जिसकी कोई मूर्ति ना बनी जा सके, ऐसा विचार, लेकिन अगर उसे हम किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित करने लगे, दर्शाने लगे, तो वह कहलाता है रूपक। जैसे भारत माता, भारत भूमि का एक अमूर्त स्वरूप है, अमूर्त विचार है भारत, लेकिन इसको भारत माता के रूप में एक रूपक दिया गया है। ऐसे ही मारियान फ्रांस के लिए और जर्मेनिया जर्मनी के लिए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवाद की भावना को विकास के लिए और उसको मजबूत करने के लिए प्रायः प्रयोग किया जाता था। कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बलूत पत्तियों का मुकुट, जो कि बहादुरी का प्रतीक है। उगता हुआ सूरज नए युग की सूत्रपात को दर्शाता है। काला, पीला और सुनहरा रंग का जो झंडा है वह उदारवादियों का झंडा कहलाता है। जर्मन उदारवादियों का यह झंडा था, जिसे जर्मन ड्यूक्स के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 2। यह 7 अंक का अध्याय है, भारत में राष्ट्रवाद। इस राष्ट्रवाद की कहानी प्रथम विश्व युद्ध से शुरू होती है और इसमें महात्मा गांधी जनवरी 1915 से भारत लौटते हैं और जब 1915 में ये भारत लौटते हैं तो ये इनका आगमन दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए होता है। सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना। भारत आने के बाद में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में किया था। यह प्रयोग 1917 में उनके द्वारा किया गया। चंपारण में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग नील की खेती के खिलाफ अर्थात दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किया था। इसके बाद गांधी जी 1918 में खेड़ा में किसानों को टैक्स में छूट देने के लिए आंदोलन करवाते हैं और 1918 में ही गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए वह समर्थन देते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। इसी बीच 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट लाया जाता है। रॉलेट एक्ट के माध्यम से राजनीतिक आंदोलनकारियों को बगैर उनकी अनुमति के, बगैर पूर्व सूचना के बंदी बना लिया जाता था, जिनको 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हड़तालों का आयोजन किया जाता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां निकाली जाती हैं। रेलवे वर्कशॉप के कामगार हड़ताल पर चले जाते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहां पर लोग सभा कर रहे थे, जहां पर जनरल डायर के द्वारा गोली चला देने की वजह से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया था। तुर्की के खलीफा की शक्तियों को पुनः स्थापित करने के लिए 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। सन 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने असहयोग की बात की थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में आता है और जब असहयोग आंदोलन हो रहा होता है तो 1922 को चौरी चौरा में गुस्से में उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। एक महत्वपूर्ण शब्द आता है पिकेटिंग।
पिकेटिंग प्रतिरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें स्त्री या पुरुष एक साथ इकट्ठे होकर किसी दफ्तर या किसी कार्यालय के दरवाजे के बाहर भीड़ बनाकर इकट्ठे हो जाते हैं ताकि कोई व्यक्ति वहां से अंदर प्रवेश न कर सके। इसी विरोध प्रदर्शन के तरीके को पिकेटिंग कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान बहुत सारे भारतीय लोग फिजी, गुआना, त्रिनिदाद, वेस्ट इंडीज को ले जाए जाते हैं। ये लोग एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते थे और एग्रीमेंट का उच्चारण चूंकि भारतीय जनता गिरमिट के रूप में करती थी, इसलिए ऐसे मजदूर गिरमिटिया मजदूर कहलाए। बिना किसी मेहनताना या पारिश्रमिक के काम करना जो है वह बेगारी कहलाता है, उसे हम बेगार कहते हैं। जनजातीय आंदोलनों का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया और इनको 1924 में फांसी दे दी गई। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली में एक सत्याग्रह किया जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था, जिसे बारदोली सत्याग्रह कहते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषदों की राजनीति में वापस आने के लिए कांग्रेस के साथ जुड़े रहते हुए भी एक पृथक राजनीतिक दल स्वराज पार्टी की स्थापना की। भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। यह साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ क्योंकि इसका एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया और अगला लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता निर्धारित की गई। पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांधी जी ने एक नया आंदोलन चलाया जिसकी शुरुआत दांडी यात्रा से होती है। यह यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू होती है। इसमें गांधी जी के द्वारा अपने 78 सहयोगियों के साथ यात्रा को शुरू किया जाता है और यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तटीय गांव दांडी पहुंचती है, जहां पर नमक कानून तोड़ा जाता है। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता होता है, जिसे लॉर्ड इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसके द्वारा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण को स्थगित करते हैं और इसके बाद वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले जाते हैं। विश्व आर्थिक मंदी 1929 में हुई, जिसका असर भारत में पड़ा। विश्व आर्थिक मंदी के बारे में हमने कक्षा 9 में नाजीवाद और हिटलर वाले अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ करने के पहले गांधी जी ने जनवरी 1930 को वायसराय को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगों का उल्लेख किया था। यह महत्वपूर्ण है। भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष इत्यादि ने शामिल होकर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका और उसी वर्ष उन्होंने एक ट्रेन उड़ाने का प्रयास किया जिस ट्रेन में लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह को फांसी दी गई उनकी उम्र केवल 23 वर्ष थी। भगत सिंह का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है कि वे बम और पिस्तौलों की उपासना नहीं करते, अपितु समाज में क्रांति चाहते हैं। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। सिविल नाफरमानी आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें औरतों की भागीदारी उल्लेखनीय रही। महात्मा गांधी ने ऐलान किया था कि अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को दूर किए बिना भारत में 100 सालों तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 1930 में दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया, जबकि मुस्लिम लीग जो थी 1930 में उसके अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल थे, जो अल्पसंख्यकों के राजनीतिक हितों के संरक्षण के लिए पृथक निर्वाचिका का समर्थन करते थे। 1920 में भारत में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत माता की एक छवि को उकेरा गया। भारत माता का रूपक, भारत का एक रूपक तैयार किया गया और इस रूपक को बनाया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत भूमि की वंदना के लिए एक गीत लिखा, वंदे मातरम, जिसे उन्होंने बाद में अपनी उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा लेकर मद्रास के एक साहित्यकार हुए नटेशा शास्त्री, जिन्होंने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत की लोक गाथाओं के नाम से तमिल भाषा में 4 खंडों में लोक गाथाओं का संकलन दक्षिण भारत के लिए किया। यही काम उत्तर भारत में, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया।
स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था उस समय एक झंडा बनाया गया, तिरंगा झंडा, जिसका रंग हरा, पीला और लाल था। बाद में 1921 में गांधी जी ने जो स्वराज का झंडा बनाया उसमें सफेद, हरा और लाल रंग लगाया गया। पीले की जगह पर यहां पर सफेद रंग लिया गया और स्वावलंबन का प्रतीक चरखे को उसमें रखा गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए व्यापक असंतोष की वजह से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया और इसमें प्रमुख नारा था करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, अरुणा आशफ अली, राम मनोहर लोहिया के साथ में अनेक महिलाओं जैसे मातंगनी हाजरा, कनकलता बरुआ, रमा देवी इत्यादि ने भी हिस्सेदारी की। आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रवाद में प्रमुख जो समय है वो क्या था। 1918 में बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश में किसानों को संगठित करने का काम किया। 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखी। यह महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ। गांधी जी 1915 में वापस आए। 1917 में उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध में होता है। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, जबकि 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। 1920 से ही असहयोग आंदोलन शुरू होता है जो कि 1922 में वापस ले लिया जाता है। मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी की सजा होती है। 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आजाद के द्वारा काकोरी नाम के जगह पर अंग्रेजों का खजाना लूटा गया जो कि ट्रेन में जा रहा था। 1927 में फिक्की का गठन हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1930 12 मार्च से साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा गांधी जी ने शुरू की। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। साथ में सुखदेव भी थे। सबसे महत्वपूर्ण है 1931 का यह समय जब गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में रहते हुए पृथक निर्वाचिका के जो अंग्रेजों द्वारा दिए गए व्यवस्था का विरोध किया। इस प्रक्रिया में गांधी जी और अंबेडकर के बीच कुछ मतभेद थे। उन मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों में समझौता हुआ। इस समझौते को पूना समझौता के नाम से जाना जाता है जो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। तो इस प्रकार आप लोगों ने इतिहास के पहले 2 अध्यायों के वन लाइनर्स को बहुत अच्छे से देखा, जाना और समझा। उम्मीद करता हूं कि ये वन लाइनर्स के अलावा आप पाठ्यक्रम में दी गई अन्य विषय वस्तुओं को भी बहुत गंभीरता के साथ देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो अपनी अपनी कक्षाओं में अपने विषय शिक्षक से चर्चा जरूर करें। धन्यवाद।